Hello students, once again welcome to DG Learning Classes. DG Learning Classes में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है. Now we will going to complete the rest part of chapter Structure of Atom. In video part 1 we have seen definition of atom and elements, history of atom, Dalton's atomic theory, J.J. Thomson's atomic model, Rutherford's atomic model and Bohr's atomic model. Now in this session we will see number 1 atomic structure, atomic number, mass number, shells, subshells, electronic configuration of atoms, isotopes and isobars. Let us start with the Bohr's atomic model. तो हम इस दूसरे वीडियो में या दूसरे पार्ट में शुरुआत करना चाहेंगे कि जहाँ से मैंने पहला पार्ट को छोड़ा था उसकी पुनरावृत्ति से. तो वीडियो पार्ट 1 में एटॉमिक स्ट्रक्चर का आपने देखा था कि अंतिम में वीडियो के अंत में मैंने नील बोर्स का एटॉमिक मॉडल बताया था. तो हम नील बोर्स के एटॉमिक मॉडल के बारे में फिर से आपको जानकारी देना चाहते हैं और वहीं से इस सेशन का स्टार्ट करना चाहते हैं. नील बोर्स का पूरा नाम नील्स हेनरिक डेविड बोर था. इनका जन्म सन 1885 ईस्वी में डेनमार्क में हुआ और सन 1913 में यानी कि 1913 में बोर ने एक परमाणु मॉडल पेश किया. नील बोर्स ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में ही कुछ तथ्यों की अनुपस्थिति का अंदाज़ा लगाया था और प्लांक क्वांटम थ्योरी की सहायता लेते हुए अपना एक मॉडल तैयार किया गया था जिसे रदरफोर्ड बोर मॉडल भी कहा जाता है. नील बोर्स के मॉडल को रदरफोर्ड बोर मॉडल्स भी कहा जाता है क्योंकि ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ स्थितियों में सुधार और रिन्यू करके बनाया गया था. अतः काफ़ी हद तक रदरफोर्ड के मॉडल से ये मेल खाता हुआ है और मिलता जुलता है. तो बोर के इस मॉडल के अनुसार ये बात प्रस्तुत की गई थी कि इलेक्ट्रॉन द्वारा न्यूक्लियस के बाहरी ओर निरंतर तेज गति से चक्कर लगाए जाते हैं. यानी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर एक रेगुलर और कंटिन्यूअस चक्कर लगाया जाता है. इसके लिए इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा या एनर्जी या बल की आवश्यकता पड़ती है जिसे हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं. जब नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के चक्कर लगाने से इसमें उपस्थित या प्रेजेंट पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन के कारण इनके मध्य फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उत्पन्न होता है. ये अट्रैक्शन फोर्स ही इलेक्ट्रॉन के अपकेंद्रीय बल देने में सहायता होती है. इसके कारण इनमें गति करने की ऊर्जा बनी रहती है और बोर के परमाणु मॉडल के परिमाण स्वरूप ये बात स्पष्ट होती है कि इलेक्ट्रॉन का अपकेंद्रीय बल न्यूक्लियस में स्थित या उपस्थित प्रोटॉन के होने से प्राप्त होता है. बोर ने अपने मॉडल में इस बात का भी व्याख्या किया कि परमाणु के एटम के भीतर स्थित न्यूक्लियस के बाहरी भाग में भिन्न भिन्न स्तर के अलग अलग लेवल के सेल्स और सब सेल्स सृजित हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन एंगुलर मूवमेंट करते हैं. इस अलग अलग सेल और सेल पर एनर्जी लेवल भी अलग अलग होते हैं. अर्थात जो कक्षा न्यूक्लियस के अधिक नज़दीक होता है उसमें ऊर्जा काफ़ी कम होती है और जो ऑर्बिट या जो कक्षा न्यूक्लियस से दूर होती है उसमें एनर्जी लेवल बढ़ा हुआ होता है यानी कि अधिक होता है. परमाणु में किसी कारणवश यदि ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा भी सेल्स में, कक्षों में या एनर्जी लेवल्स में परिवर्तन होने लगता है और एनर्जी लेवल में बदलाव के कारण जब इलेक्ट्रॉन कक्षा त्याग कर दूसरे कक्ष में पहुंच जाता है तो इसे इलेक्ट्रॉन की उत्तेजित अवस्था कहते हैं. इलेक्ट्रॉन द्वारा रिवॉल्व या रोटेशन करते वक्त इन सेल्स के कारण ऊर्जा का निर्धारण होता है जिससे इलेक्ट्रॉन में तीव्रता पैदा होती है. इसी वजह से एमिशन ऑफ एनर्जी नहीं कर पाते हैं. इस बिंदु ने रदरफोर्ड के मॉडल की कमी को दूर किया क्योंकि यहाँ ये बात सिद्ध हुई कि एमिशन ऑफ एनर्जी ना होने के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक के भीतर नहीं गिर सकते. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिसमें उसका कोणीय संवेग या मोमेंट एंगुलर मोमेंटम
का सरल गुणांक हो, अर्थात MVR इक्वल टू N/2A का पालन करता हो, यानी कि ये MVR जहां पर M जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और V इस वेग है, गति है, और R रेडियस ऑफ दैट सेल्स, यानी कि ये सब जो सेल्स हैं वो किसी न किसी रेडियस से बनी हुई है, रेडियस की दूरी को ये फुलफिल करती है। तो ये हो गया MVR का फॉर्मूला जो नील बोर्स ने दिया था। तो MVR इक्वल टू N/2A, जहाँ M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, V वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और R जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा हो उसका केंद्र से रेडियस, और N इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट। तो इस तरह से हम नील बोर के मॉडल को देखेंगे कि नील बोर ने कक्षाओं का नाम भी दिया था, जैसे कि ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के सबसे करीबी और पहला कक्षा को उन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 के लेवल में सजाया, और फिर उन्होंने नाम दिया था, पहला कक्षा का नाम K, दूसरा का L, तीसरा का M, उसी तरीक़े से चौथा का N, पांचवा का O, छठा का P एंड सो ऑन Q। तो ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडल। तो अब तक जितने भी खोज हुए हैं उनके आधार पर, जो डाल्टन से लेकर नील बोर्स तक, उसके आधार पर एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, एटम क्या है, एक बार हम फिर से जानते हैं, एक बार आप फिर से जान लें। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एटम क्या है, एटम के कितने भाग होते हैं। तो एटम का परिभाषा आपने पढ़ा कि ये एक सूक्ष्म कण है, और इसके भाग के बारे में हम जानेंगे कि इसमें दो भाग होते हैं, यानी कि इसमें पहला पार्ट है न्यूक्लियस का और दूसरा पार्ट इसके सेल और सब सेल का। जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस का दो हिस्सा है, एटम का दो हिस्सा है, एक इसके सेंटर में न्यूक्लियस और दूसरा चारों तरफ इनकी कक्षाएं। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निवास करता है, और इसके चारों तरफ जो कक्षाएं हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन भ्रमण करते हैं। ये है एटॉमिक मॉडल्स। इस मॉडल्स को हम और भी आगे एग्जाम्पल से समझेंगे। ये है किसी एटम का न्यूक्लियस, जहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके चारों तरफ कक्षा और सेल हैं जो इलेक्ट्रॉन का रास्ता है। इस रास्ते में इलेक्ट्रॉन भ्रमण करते हैं, और इन रास्तों का नाम रखा गया, पहला का K, दूसरा का L, M, N, O, P और अब तक Q तक कक्षा है। इन कक्षों में फिर आगे सेल्स भी हैं, सब सेल्स भी हैं, जिसको हम लोग बाद में जानेंगे। तो अब हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इस स्ट्रक्चर में K, L, M, N, O, P के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ कहाँ रहते हैं, ये हम लोग जान गए। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं। तो ये हुए इसके स्ट्रक्चर। थोड़ा सा हम फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में जान लें। तो किसी एटम में इस वक्त मेनली आपको पढ़ना है कि 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, इसका जगह कहाँ है, तो ये ऑर्बिट में, सेल में या कक्षा में रहते हैं। और एटम में प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं, ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। और न्यूट्रॉन भी
न्यूक्लियस में पाया जाता है। इसके चार्ज के बारे में हम लोग पता करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं, यानी कि ये न्यूट्रल है। और इनकी जगह जो है ये आप जान गए हैं। तो ये चार्ज कितने का होता है, कितने कूलम का, कितने जूल का, इसके बारे में जान ले। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें नेगेटिव चार्ज होता है 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 का नेगेटिव चार्ज, और इतना ही का पॉजिटिव चार्ज 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 का पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन में होता है, और शून्य में तो कोई चार्ज ही नहीं होता है। तो ये है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति कि इलेक्ट्रॉन किसी एटम में ऑर्बिट में पाया जाता है और इसमें नेगेटिव चार्ज होते हैं। प्रोटॉन न्यूक्लियस में पाया जाता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं और इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो ये हो गए स्थिति। अब हम थोड़ा सा जान लें कि इलेक्ट्रॉन कक्षा में किस किस तरह से स्थापित होते हैं। तो ये है कक्षा नंबर 1, जिसको हम K से डिनोट करते हैं। तो K में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अधिकतम, L में 8, M में 18, N में 32, O में 50 और P में 72। तो ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इसके और भी कई रूल हैं कि अगर बाहरी कक्षा ही किसी का N हो या बाहरी कक्षा किसी का M हो तो वहाँ पर KLMNO के लेवल पर 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। तो ये हो गए सेल नंबर 1, यानी कि K में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, L में 8, M में 18, N में 32 और O में 50 और P में 72। तो ये है अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स, जिसको आप अपने कॉपी पर लिख लें। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाते हैं हम लोग एलिमेंट्स का KLMNO के आधार पर। यहाँ मैं फिर से लिख देता हूँ ताकि याद रहे। KLMNO P, K में 2, 8, 18, 32, 50, 72। तो एक क्वेश्चन आएगा कि सोडियम का Na का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कक्षा के आधार पर बनाइए। ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। सेल्स के मतलब यही KLMN। तो हम को ये सिर्फ पता करना पड़ेगा कि N के में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो जब Na यानी कि सोडियम उदासीन होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 होती है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन Na का जो हम बनाएंगे पेंसिल से, तो पहले हम एक यहाँ क्रिएट करेंगे इसका नाभिक, और नाभिक में हम लोग लिख देंगे Na, यानी कि ये सोडियम का नाभिक है। तो उसके बाद हम कक्षा बनाएंगे पहला। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है 11। तो पहला कक्षा में हम अकॉर्डिंग टू KLMNOP 2 इलेक्ट्रॉन को रख देंगे। ये है K। इसके बाद हम दूसरा कक्षा बनाएंगे और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रखेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल। ये पेंसिल से आप बनाएंगे। ये हो गया L। अब
2 और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब एक इलेक्ट्रॉन बच गया है, यानी कि इसके बाहरी कक्षा में M में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसकी क्षमता तो 18 की है, लेकिन यहाँ इसकी इलेक्ट्रॉन संख्या ही 11 है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाएंगे सोडियम का। तो पहला में 2, K में, L में 8 और M में 1, यानी कि 2 फिर 8 और 1 मिल के हो जाएगा 11। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम। इसी तरीक़ा से हम और 2-3 का बनाते हैं, और इस तरह से आप कम से कम 20 एलिमेंट्स का आप बना लेंगे और बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो ये छोटा शॉर्ट क्वेश्चंस आता है, ये आपसे कभी भी मिस नहीं होगा। तो अब हम बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कार्बन का, C। तो हम ये जानते हैं कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन संख्या 6 होता है, 6। तो सबसे पहले यहाँ हम एक न्यूक्लियस बनाएंगे, न्यूक्लियस में लिख देंगे C, ताकि ये पता चले कि ये कार्बन का न्यूक्लियस है। उसके बाद पहला कक्षा बनाएंगे K। तो K में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? मैक्सिमम 2, ये पहला कक्षा है। उसके बाद दूसरा कक्षा बनाएंगे, और यहाँ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 8 तो रह सकता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन ही उतना नहीं है, ये छोटा एटम है, और 2 ऑलरेडी K में रह चुके हैं। तो अब इसमें बच गए 4। तो इसके बाहरी कक्षा में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन भ्रमण करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेंगे। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ C अकॉर्डिंग टू ऑर्बिट्स, यानी K, L, M, N, O, P के आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना रहे हैं कार्बन का। तो होगा सिर्फ इसके 2 कक्षाएं होंगी, K और L, 2 और 4। पहला कक्षा यानी कि K में 2 और फिर L में 4। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसी तरीक़ा से हम एक और बनाते हैं, इसके बाद क्लास को हम लोग आगे टॉपिक को देखेंगे एल्युमिनियम का, Al, कि हम एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाते हैं KLMNO के आधार पर। तो KLMNO के आधार पर बनाने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉन कितना एल्युमिनियम के कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको पता चलेगा, आपको इसको याद भी करना है कि इसमें 13 यानी कि 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इन 13 को KLMNO के अनुसार किस तरह से सजाते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें एक नाभिक बना देंगे, जिसमें हम लोग लिख देंगे Al, ताकि ये पता चले कि ये एल्युमिनियम का नाभिक है। फिर एक कक्षा बनाएंगे हम लोग राउंड, और इस कक्षा में सबसे पहले हम लोग एल्युमिनियम के 2 इलेक्ट्रॉन को स्थापित करेंगे। फिर दूसरा कक्षा L है, यहाँ देख रहे हैं आप, L में मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, ये 8 इलेक्ट्रॉन हैं। और लास्ट में जो इसका KL के बाद M कक्षा होगी, उसमें सिर्फ एल्युमिनियम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ही रह जाएंगे बाहरी कक्षा में। और इस तरह से ये कन्फिग्रेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना एल्युमिनियम का, कि एल्युमिनियम का KLMNO के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना 2, यानी कि इसका हम ऐसे लिख सकते हैं कि K में 2, फिर L में 8 और अंत में M में 3। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एल्युमिनियम अकॉर्डिंग टू KLMNO सेल्स। अब हम पढ़ते हैं सब सेल्स के बारे में, कि हम सेल्स क्या है, सब सेल्स क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को डेफिनेशन जान लेना चाहिए कि सेल्स क्या हैं, सब सेल्स क्या हैं। इसके बारे में जो है ये लिखने के लिए भी आता है कि सेल्स किसे कहते हैं, सब सेल्स किसे कहते हैं। तो आपने देखा कि सेल्स उसको कहते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूमता है, यानी इसका डेफिनेशन आप इस तरह से देंगे कि सेल्स, ईच सेल हैज़ ए डिफरेंट एनर्जी लेवल इंक्रीजिंग द फर्दर इट इज़ फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड द पाथ ऑफ, या सिंपली इसका दे सकते हैं कि द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड सेल्स, कि जिस रास्ते से इलेक्ट्रॉन घूमता हो या फिर न्यूक्लियस के चारों तरफ एंगुलर मोमेंटम करता हो, उस कक्षा को, उसको हम सेल कहते हैं।
अब सेल के अंदर छोटे छोटे और भी सब सेल्स हैं। तो सब सेल का परिभाषा क्या है कि अ सब सेल इज अ पाथवे फॉलोड बाय द इलेक्ट्रॉन्स मूव्स विद द सेल। इट इज अ सब डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल्स which is separated by electrons orbitals. There are 4 types of subcells, यानी कि सब सेल्स के भी 4 प्रकार हैं। जिस तरह से यहाँ पर 7 KLMNOPQ 7 आप सेल्स देख रहे हैं, इस तरीक़ा से सेल्स के अंदर भी छोटे छोटे सब सेल्स हैं जिसको हम नाम देते हैं SPDF से। अब एक सेल और है जिसको हम लोग कहते हैं वैलेंस सेल, या फिर इसका नाम अल्टीमेट सेल भी है। तो किसी भी परमाणु का, किसी भी एटम का वैलेंस सेल उसको हम कहते हैं जो उसका आखिरी और बाहरी कक्षा हो या बाहरी सेल हो। जैसे कि एल्युमिनियम का वैलेंस सेल M होगा, और इससे पहले आपने कार्बन देखा था तो कार्बन का L ही होगा, क्या कि L से ये बड़ा एटम नहीं है। इसी तरीक़े से किसी का M भी हो सकता है वैलेंस सेल, किसी का N भी हो सकता है, किसी का O भी हो सकता है। तो बाहरी कक्षा को, सबसे बाहरी कक्षा को जिसका भी जो हो, किसी का बाहरी कक्षा 2 हो, किसी का बाहरी कक्षा जो है पहले ही कक्षा बाहरी कक्षा होगा, जैसे कि हाइड्रोजन का, कि हाइड्रोजन में एटम ही नहीं है तो सिर्फ उसका एक ही सेल है L K, तो K ही उसका बाहरी कक्षा है। तो हाइड्रोजन के लिए K जो होगा वैलेंस सेल होगा या फिर अल्टीमेट सेल बोलेंगे। इसी तरीक़ा से पीछे आप जो देख रहे हैं एल्युमिनियम में, तो एल्युमिनियम में जो है बाहरी सेल इसका M है। उसके बाद है पेन अल्टीमेट सेल। जैसे कि अल्टीमेट सेल तो समझ गए, अल्टीमेट सेल उसको कहते हैं कि किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा के सेल को हम लोग कहेंगे अल्टीमेट सेल। और पेन अल्टीमेट सेल किसको कहते हैं, ठीक उससे एक पहले यानी कि सेकंड लास्ट वाला सेल। तो इस कन्फिग्रेशन में हम देखेंगे कि एल्युमिनियम का फर्स्ट सेल कौन है K, और इसका आखिरी सेल अल्टीमेट सेल कौन है M, और इसका पेन अल्टीमेट सेल जो सेकंड लास्ट वाला है, तो आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं कि इसका सेकंड लास्ट L है। इसी तरीक़ा से अगर हम हाइड्रोजन का या हीलियम का सजाते हैं जिसकी परमाणु संख्या ही 1 या इलेक्ट्रॉन संख्या ही 1 और 2 है, तो वो K से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, तो उनका वैलेंस सेल, सब सेल, आउटर सेल, पेन अल्टीमेट, अल्टीमेट सब K हो जाएगा। तो इसी तरीक़े से आप सजा के देखेंगे तो ये छोटे छोटे डेफिनेशंस आते हैं कि वैलेंस सेल क्या है, पेन अल्टीमेट सेल क्या है, अल्टीमेट सेल क्या है, सब सेल क्या है। तो अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे सब सेल के बारे में। तो सब सेल से पहले हम सेल को यहाँ फिर से एक बार लिख लेते हैं। तो ये है सेल K L M N इस तरीक़ा से Q तक है। तो सब सेल में इसको कैसे बांटा गया है ये आप जानिए। तो आपने भी परिभाषा देखा कि सब सेल किसको कहते हैं, और ये है सेल और ये है, इस रो में हम लिखेंगे सब सेल का नाम। तो K में सिर्फ एक ही सब सेल होगा S, उसके बाद L में 2 होंगे S और P, और M में होंगे S P और D। इस तरीक़ा से आगे और बढ़ेंगे तो होगा S P D और F, और इसमें भी होगा S P D और F। तो एक सेल में कई सब सेल होते हैं। तो K में कितने होते हैं ये हम जानने का कोशिश करेंगे। तो K में सिर्फ S होता है, और इनके नंबर भी आप याद रखें कि K का नंबर है 1, L का 2, इसका 3, इसका 4 और इसका 5। तो इस सेल का सीरीज जो है जो हम लिखते हैं, इसके कई रूल्स हैं लिखने के लिए, जिस रूल्स को हम कभी पॉलीज रूल, कभी हुंड्स रूल और कभी ऑफबाउ प्रिंसिपल के नाम से हम लोग जानते हैं कि इसको सजाने के क्या तरीके हैं, कि किस तरह से सेल्स के पॉसिबिलिटीज़ हैं सीरियल रहने के लिए। तो इसको हम लोग देखेंगे कि इस तरह से। तो इसके मुताबिक जो हमने अभी लिखा है, इसके मुताबिक ये पहला कक्षा में जो S है उसका नाम हम देंगे सीरियल नंबर 1S, और यहाँ S और P को हम लोग नाम देंगे 2S और 2P।
और यहाँ हम लोग इसका नाम देंगे 3s 3p और 3d। इसी तरीक़ा से ये चलता जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी जानेंगे हम लोग कि कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, p में 6, d में 10 और f में मैक्सिमम 14। लेकिन इसमें एक और रूल है कि अगर इसका लास्ट कक्षा या जिसको हम लोग अल्टीमेट सेल कहते हैं, बाहरी सेल अगर आखिरी सेल हो तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की सीमाएं हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी 14 या k LMNO p के आधार पर m में 18 या n में 32 नहीं रह सकता है। कहीं भी 8 से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं कि अगर किसी का आखिरी कक्षा जो भी हो, किसी इलेक्ट्रॉन्स का छोटी परमाणु का, किसी का आखिरी कक्षा k हो सकता है, किसी का l हो सकता है, किसी का m हो सकता है, किसी का q हो सकता है। लेकिन जो भी बाहरी कक्षाएं या सेल्स या सब सेल्स होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन्स की रखने की सीमाएं हैं। इस सीमा को हम लोग जानेंगे जो रूल्स बने हैं उस रूल से। यानी कि यहाँ पर हम चर्चा करेंगे 3 रूल्स के बारे में, हुंड्स रूल, पॉलीज रूल्स और ऑफबाउ प्रिंसिपल। तो ऑफबाउ प्रिंसिपल के मुताबिक हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ एक बात आप याद रखिए कि हमने सब सेल के आधार पर, यानी सेल के आधार पर इलेक्ट्रॉन का संख्या तो हमने देख लिया कि k में 8, l में 18, सॉरी 2, l में 8, 32, 50 और 72 इस तरह से होते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि SPDF में किस किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग रख सकते हैं। तो यहाँ पर k में 2 इलेक्ट्रॉन है और एक ही सब सेल्स है, तो जाहिर सी बात है कि S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। यहाँ पर जो 8 हैं ये 8 2 बार डिवाइड हो जाएगा, यानी कि S में तो 2 नहीं होना है। और उसके बाद P का 6 बच गया, तो 6 और 2 8 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे 32 को हम लोग कैसे, सॉरी 2 8, 18 को हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर है 2, उसके बाद 6, तो 2 और 6 ये हो गया 8। अब बच गया 18 में से 2, तो ये 10 होगा। उसके बाद 32 है और 50 है। तो हम 32 को कैसे डिवीज़न करेंगे यहाँ पर SPDF में। तो S के लिए 2, P के लिए 6 और D के लिए 10। अब ये 6 और 2 8, 10 12 और फिर बच जाते हैं 32 में देखिएगा 14। तो इस तरह से ये तय हो जाता है कि S में, S सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 2, P में 6, D में 10 और F में 14। तो ये है इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम सब सेल में कितना रहेंगे। लेकिन इनका सीरियल क्या होगा, 1s 2s 2p 3s 3p 3d जो यहाँ आप देख रहे हैं, इसका सीरियल क्या होगा। तो इसका बेस्ट तरीका है लिखने का कि एक ऑफबाउ ने प्रिंसिपल दिया था जिसका हम ट्रिक्स बतलाते हैं। इस ट्रिक्स को आप गौर से देखें कि ऑफबाउ प्रिंसिपल के मुताबिक तो सबसे पहले यहाँ हम एक बार फिर से आपकी याद के लिए लिख देते हैं कि S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे 2, P में 6, D में 10 और F में 14। ये याद के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं। अब हम आते हैं ऑफबाउ प्रिंसिपल में। तो ऑफबाउ ने क्या किया था कि यहाँ पर कक्षा नंबर लिखा, यानी कक्षा नंबर 1 2 3 4 5 और 6। तो ये कक्षाएं हैं 1 2 3 4 5 6। इसको फिर ऑफबाउ ने सबसे पहला कक्षा में, यानी कि सबसे में, यानी K में S को रखा, S S S S S, यानी कि ये जो S हैं ये सब 1s 2s 3s 4s 5s है। यानी पहले 1s 2s 3s 4s 5s 6s। उसके बाद दूसरा कॉलम में आइए कि S को छोड़ करके अब हम आते हैं P को रखते हैं, P P P और P, एक नीचे को हम लोग छोड़ देंगे। अब जो है इसका नाम हो जाएगा 2P 3P 4P 5P। उसके बाद तीसरा एक कॉलम हम लोग बनाएंगे और इस कॉलम में नाम हम लोग रखेंगे D को,
ऊपर से एक कॉलम छोड़ेंगे, नीचे से एक कॉलम छोड़ेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3D और 4D, और लास्ट में एक कॉलम बचेगा जिसमें हम यहाँ पर F को रखेंगे, तो F का सीधा नाम हो जाएगा 3F। तो इस तरह से आप नीचे और बढ़ाते भी जाएंगे, बढ़ा सकते हैं इलेक्ट्रॉन नंबर या मास नंबर के आधार पर। जितना बड़ा परमाणु होगा उतना ही बड़ा ये बढ़ता चला जाएगा, 7 तक जाएगा ये मैक्सिमम। अब इसको हम लोग जो है एक क्रॉस एरो चलाते हैं, यानी कि पहले S में और उसके बाद इस S में, उसके बाद इसमें, उसके बाद ये तो देखिए ये एरो जिसको पहले टच कर रहा हो उसको हम लोग पहले लिखेंगे। तो ये एरो का चाल आप इस तरह से मानिए कि ये पहले चला, उसके बाद फिर दूसरा में ये कॉलम में, तीसरा ये कॉलम में, चौथा ये कॉलम। तो एरो ऊपर से लेकर के नीचे तक सबसे पहले टच कर रहा है 1s को, कॉमा 1s के बाद टच कर रहा है 2s को, 2s के बाद टच कर रहा है 2p को, 2p के बाद टच कर रहा है 3s को, 3s के बाद टच कर रहा है 3p को, और 3p के बाद टच कर रहा है 4s को। इसको हम आगे बढ़ा के लिखेंगे। को 4s के बाद टच कर रहा है 3d को, और इसी तरह से ये आगे चलता जाएगा। आपका सबसे बेहतर तरीका ये होगा कि कम से कम इसका जो है 10 क्रम तक आप याद कर लें, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और नहीं याद होगा तो फिर आपको इस तरह से आप बाउ प्रिंसिपल में एरो करके रफ में देखना पड़ेगा एग्जाम्स में कि इसका सीरियल क्या है, तब आप लिख सकेंगे। तो ये हो गया सीरियल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। तो ये जो फाइनल सीरियल हुआ, इस सीरियल से पहले एक चीज़ और हम लोग यहाँ फिर लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने से कि S में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, P में 6, D में 10, F में 14। तो अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक क्वेश्चन है कि अब हम बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्युमिनियम अकॉर्डिंग टू सबसेल, अकॉर्डिंग टू, आपने KLMNO में देखा था, अब हम अकॉर्डिंग टू सब सेल यानी कि SPDF के आधार पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉन संख्या कितना है। तो आप अभी जान चुके हैं कि एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होता है, 13। तो इसको सेल के मुताबिक जब हम सजाएंगे KLMNO के मुताबिक, तो ये होगा 2, 8 और 3। लेकिन SPD के मुताबिक हम सजाने के लिए इस सीक्वेंस का काम लेंगे। तो इस सीक्वेंस को हम सबसे पहले उतारेंगे। तो सबसे पहले 1s को उतारेंगे। तो 1s में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ देखिए गौर से 2। उसके बाद 2s को उतारेंगे, ये नंबर है, और इलेक्ट्रॉन ऊपर जो है स्क्वायर में लिखा जाता है। फिर यहाँ s है तो s में 2 ही चाहिए क्योंकि s में 2 रहता है। फिर 2p है, p में कितना चाहिए, 6। तो 6, 2, 8, 8, 2, 10 हो गया। 2p के बाद है 3s। तो 3s में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। 2 के बाद पहले हम लोग काउंट कर लेंगे, 2, 4 और 4 और 6 10, 10 और 2 12। अब 1 बच गया है। तो 3s के बाद आता है 3p का नंबर। तो 3p में यानी बाहरी सेल में इसका 1 इलेक्ट्रॉन होगा। यानी एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू SPDF ये होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, 2, 4, 6, 10, 2, 12 और 1, 13। एल्युमिनियम का ये 13 हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरीक़ा से हम 1, 2 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन, तो हमको ये जानना पड़ेगा कि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन संख्या कितने होते हैं। तो आपको पता होगा कि ऑक्सीजन के
इलेक्ट्रॉन्स की संख्याएं 8 होती हैं। तो इसको अब हम लोग सजाएंगे। तो सबसे पहले इस सीरीज को हम उतारेंगे। 1s, एस में कितना इलेक्ट्रॉन देंगे 2, उसके बाद 2s यहाँ भी देंगे 2, उसके बाद 2p, तो यहाँ बच गया है 2 और 2 4 और सिर्फ 4, तो लास्ट में ये हो जाएगा 2p 4, यानी 4 2 6 और 2 8। ये है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू SPDF और सबसेल। तो ये रहे आज की क्लास। इसमें आप कम से कम परमाणु संख्या या इलेक्ट्रॉन संख्या 20 तक आप घर में इसका प्रैक्टिस करें और इसको आप बनाएं। इसके बाद हम अगले बार फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसका बार बार प्रैक्टिस करेंगे। थैंक्स।